हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की आप लोगों के सामने हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इकाई 2 लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद का अभ्यास है। अभ्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आए हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर पहला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1861 ईस्वी में। ओके, बुक में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, फिर आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? 2 है, रूस में जार का अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ इज द राइट आंसर, रूस का सम्राट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ओके, फिर आइए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। 6 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख टोल्स्टॉय। इन्हें लियो टोल्स्टॉय भी कहते हैं। 7 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा ख नवंबर 1917। ये भी पीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ग इज द राइट आंसर, ट्रोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो घ इज द राइट आंसर, 1924। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो घ इज द राइट आंसर, रूस और जर्मनी। फिर देखें यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। ओके, दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। थर्ड है, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। 4 है, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। 5 है आप लोगों के पास, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, इसे भी देख लेते हैं और हम लोग आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और कुछ मिलान करना है उसे भी देखने वाले हैं, यानी कि पूरा बुक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 20 शब्दों में उत्तर देने का होता है। कितने वर्ड में? तो 20 वर्ड में, 20 वर्ड। क्वेश्चन नंबर पहला है, पूंजीवाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार चलाए जाते हैं और उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि वे व्यक्तिगत नियंत्रण में आते हैं, पूंजीवाद कहलाता है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? 2 है, खूनी रविवार क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए क्या है उत्तर, खूनी रविवार कब, डेट याद रखिए, 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों को एक जुलूस पर गोलियां चलाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। ओके, इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ से 7 नवंबर 1917 ईस्वी। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति
संपन्न हुई, इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति को ही क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में इसी बुक से आता है, एनसीईआरटी बुक से, और कहीं बाहर से नहीं आता है। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। 4 है, सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, सर्वहरा वर्ग से तात्पर्य वैसे वर्ग से है जो कि समाज का वर्ग हो, जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं। वैसे वर्ग को सर्वहरा वर्ग कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो उत्तर हो जाएगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। जैसा कि उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, एवं उन लोगों के पास पूंजी का अभाव रहने के कारण करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 60 शब्दों में उत्तर देने का रहता है। ओके, और एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, जो कि आपको 60 वर्ड में उत्तर देना रहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार आपको आता है और देखने को भी मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण निम्नांकित हैं। पहला है औद्योगिकरण की समस्या। यह कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। अतः यहाँ पे है रूस लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने छूट गया था तो थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं, विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। फिर सेकेंड कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 है आप लोगों के पास, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? तो उत्तर हो जाएगा, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यह मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिनपोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। पर रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। अतः हम यह कह सकते हैं कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु ये उपरोक्त बातों तक उत्तरदायी थी। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हल्का सा छूट गया है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। अतः समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई तथा नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श इसी क्रांति की ही देन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है?
नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। जैसा कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना था या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। अतः नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। ठीक है, आइए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओके, अब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की ही हार हो रही थी, क्योंकि न उसके पास अच्छे हथियार थे एवं न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है 150 शब्दों में उत्तर देने का होता है। का क्वेश्चन नंबर पहला है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना अग्रलिखित है। ठीक है, अग्रलिखित है मतलब कि मेरा पेज यहाँ पे एंड हो रहा था तो मैं अगला पेज में स्टार्ट कर रही थी, इसलिए अग्रलिखित है लिखी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग का पेज इसके नीचे जगह बचा होगा तो लिखिएगा निम्नलिखित है। तो आइए चलते हैं। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। उसके पश्चात जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी, वे राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अतः उन्हें गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई या होती गई। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुत भाग कृषक ही थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषकों के खेत बहुत छोटे हुआ करता था, जिस पर वे पुराने तरीके से खेती करते थे तथा पूंजी का अभाव होने के कारण करों के बोझ से वे दबे गए। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थर्ड है मजदूरों की दयनीय स्थिति। ओके, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ओके, मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जो कि VVI क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ट्रोट्स्की 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में कुछ प्रमुख बातें थी। पहला है किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। 2 है यद्यपि यह सिद्धांत कायम रहा जबकि जमीन राज्य की है। ओके, फिर भी
व्यवहार में जमीन किसान की ही हो गई। थर्ड है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया है। फोर है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई है। 5 है यहाँ पे विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर एक आमंत्रित की गई। 6 है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। 7 है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। 8 है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे आप लोगों के पास। देखिए ये जो 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव थे। पहला है इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। दूसरा है रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। फिर 3 है, देखिए 3 क्या है यहाँ से। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। 4 है रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। 5 है इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारा जीके छिपा हुआ है। ओके, हम अंडरलाइन के तौर पे हम कर देंगे। जो जो शब्द अंडरलाइन करते हैं समझिए वो इम्पोर्टेंट है। 4 है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। देखिए कार्ल मार्क्स की पहला तो जीवनी पूछ रहा है, दूसरा सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों को हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स था। वे एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से
व्यक्त किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिससे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ये पॉइंट भी आई है। दास कैपिटल पुस्तक जिसे क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर देखिए, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, 4 है मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, 5 है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा प्रथम यूटोपियन। यूटोपियन किसे कहते हैं, तो हम बता दें आप लोगों को, यूटोपियन स्वप्नदर्शी को कहते हैं। किसे? स्वप्नदर्शी को। समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन। कौन? फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। मतलब यहाँ पे दोहन का अभिप्राय है उपयोग, ठीक है। फिर समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, फिर तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, तो ये क्या है? समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया है। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम तो ये आरंभिक चिंतन है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। अब आइए कुछ सुमेलित करें हैं, यानी कि मिलान करने का कुछ है क्वेश्चन, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। का क्वेश्चन नंबर पहला है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। राइट आंसर हो जाएगा। मिलाने का रहता है बुक में, हम यहाँ पे सीधे आंसर लाई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आगे देखिए क्या है, चेका। चेका है क्या है, तो गुप्त पुलिस संगठन है। फिर क्या है, फिर यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे नई आर्थिक नीति। लेनिन ने इसका उद्घाटन किया था। 4 है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1883 ईस्वी में, 1883। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, मैं क्लास 10th की सोशल साइंस का सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।